वेलकम टू होमी विजन। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा टारगेट है डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, इस वीडियो में आपको नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय स्टडी डीसी करंट which when flowing through a given circuit for a given time produces। देखिए कह रहा है कि अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है और एक डीसी करंट है तो दोनों में कौन सी वैल्यू सिमिलर होती है। तो पहली बात क्या है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वही दोनों की सिमिलर होती है, मतलब एसी की आरएमएस वैल्यू डीसी के बराबर होती है, इसीलिए इसका पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसको फिजिकली में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए क्या कह रहा है, द मोर हीट देन प्रोड्यूस बाय एसी व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। नहीं, द सेम हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। देखिए यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर सेम सर्किट में हम एसी प्रोड्यूस कराएं तो जितना एक फिक्स टाइम के लिए, टाइम फिक्स होगा दोनों के लिए, वो एक एसी है और एक डीसी है, दोनों को सेम टाइम के लिए अगर हम एसी फ्लो कराएं और सेम टाइम के लिए डीसी फ्लो कराएं तो दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये होता है आरएमएस वैल्यू होती है, किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे, यही है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द स्क्वायर वेव फॉर्म ऑफ करंट हैज फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो स्क्वायर वेव है हमारे पास, तो उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है और एवरेज वैल्यू होती है दोनों सेम होती है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। ठीक है, यही ऑप्शन सही है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों की सेम होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पे ये वीएम होता है, यही हमारा इसका वीएम जो है हमारा, यही इसकी आरएमएस वैल्यू है, यही इसकी एवरेज वैल्यू है और यही इसकी पीक वैल्यू है। ठीक है, जिसे हम वी पीक कहते हैं, वही इसकी पीक वैल्यू भी है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए रियल में जो स्क्वायर वेव होता है वो क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए वेव होती है और मतलब आउटपुट में वोल्टेज होता है और फिर नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे डॉट 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 शो करता है, फिर से उस इस टाइम पीरियड के बाद फिर से वोल्टेज आता है और फिर से नहीं आता है। इसको हम शो करने के लिए ऐसा क्या होता है, देखिए ये वोल्टेज आया नहीं, फिर नहीं आया, फिर इतनी देर बाद आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया, जबकि इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे केवल डॉट 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 या फिक्स वैल्यू ऐसे दिखाते हैं कि एक बार वोल्टेज आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है, ऐसे। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है, होता ये है कि एक बार वोल्टेज होता है और एक बार नहीं होता है, फिर होता है फिर नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, देखिए अभी मैं क्या करूंगा कि आगे जो एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो। ठीक है, इसके बाद जो मैं लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं केवल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में वो कल अपलोड करूंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए केवल मैं उसमें पूरा प्रेशर से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के लिए, केवल डीआरडीओ के लिए नहीं, मतलब प्रेशर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, चार चीज, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रेशर। तो कल मैं प्रेशर के पूरा जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं प्रेशर से, या जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें, मैंने वैसा उसकी थियरी तैयार की है, उसको मैं आपको बता दूंगा कल कल वो वीडियो में अपलोड करूंगा। वो कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, जिसको आप देख लें तो आपको डीआरडीओ के क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दी डबल एनर्जी ट्रांजिएंट ऑकर इन दी सर्किट। देखिए डबल एनर्जी ट्रांजिएंट का ऑकर मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास दो एनर्जी सोर्स है, एक एल है और एक सी है, उसके बाद यहाँ पे लगा है आर। ठीक है, तो ये आरएलसी सर्किट बन गई। तो कह रहा है डबल एनर्जी ट्रांजिएंट ऑकर इन दी प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नहीं, जब भी दो हमारे पास सोर्स होंगे तभी हमारे पास डबल एनर्जी ट्रांजिएंट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एनर्जी ट्रांसफर होगी इसमें, फिर इसमें से एनर्जी ट्रांसफर होगी इसमें, तभी डबल एनर्जी सोर्स ये कह रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज और बता दें आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंडक्टर जो होता है इसमें जो एनर्जी सेव होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और कैपेसिटर जो होता है उसमें एनर्जी जो सेव होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, याद रखिए पेपर में पूछता है कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, और कैपेसिटर में किस में एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। रजिस्टर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, ये पावर डेसिपेट करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, आरएलसी सर्किट। क्यों? इसी में होता है दो एनर्जी सोर्स, एक एल और एक सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द ट्रांजिएंट करंट आर एसोसिएटेड विथ दी। ठीक है, जो ट्रांजिएंट करंट होती है वो किससे एसोसिएट करती है, चेंजेस इन दी स्टोर्ड एनर्जी इन दी इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है,
इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिल्कुल नहीं, अप्लाइड वोल्टेज टू द सर्किट नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ट्रांजिएंट जो होता है इन्हीं के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू यूनिटी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो आर रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है आर मिनिमम, सॉरी जेड कह रहे हैं यहाँ, इम्पीडेंस जेड जो होता है वो आर मिनिमम के, और वो होता है इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस के सर्किट के। यानी जो एल होगा, जो सी होगा, जो आर होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सएल और एक्सी, मतलब एक दूसरे को हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसमें सिर्फ बचता है आर। तो आर के अक्रॉस जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है? यूनिटी, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द केस ऑफ एन अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट, अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट है, द एवरेज वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी टेकन ओवर। देखिए अगर हमारे पास ये एक साइन वेव है, अगर इस पूरे साइन वेव का अगर हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो जितनी पॉजिटिव है उतनी ही निगेटिव है, तो इसका हो जाता है जीरो पूरी साइकिल का। इसी तरह कोई भी वेव होगी, जैसे कि ये है, ये आया, फिर ये ट्रायंगुलर वेव दोनों तरफ है, सिमेट्रिकल है, इसकी अगर हम प्लस और माइनस दोनों वेव लेंगे तो फिर इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट अनसिमेट्रिकल है, द एवरेज वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी टेकन ओवर अनसिमेट्रिकल पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द क्वार्टर साइकिल, नेक्स्ट है हमारा द हाफ साइकिल, द होल साइकिल। देखिए अनसिमेट्रिकल है तो होल साइकिल। देखिए जैसे आपको एक वेव बना के दिखा देता हूँ, देखिए ये वेव आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है, ये है वेव। इसी तरह फिर से ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह आगे फिर से रिपीट कर रहा है। तो हमें इस पूरी वेव का यहाँ से यहाँ तक की वेव का ही, होल वेव का हमें एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। इन अ प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज नहीं। देखिए ये है हमारे पास रजिस्टिव सर्किट, इसमें जो करंट होती है और जो हमारे पास यहाँ पे करंट, रजिस्टिव लिख दिया, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है और करंट होता है दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट कैन लीड और लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट इज इन दी फेज विद वोल्टेज, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। देखिए इसमें क्या है, ये है आपके रेजिस्टेंस के लिए, अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस पे ले लेते हैं तो करंट इसमें लैग होगी, किसमें? इंडक्टर में। इसी तरह अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस पे ले लें तो करंट लीड होगी किसमें? आई, कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये है आर एल सी। आप एक चीज याद रखिए हमेशा, क्या? वोल्टेज को ही हम रेफरेंस पे लेंगे, ठीक है। हमेशा पहले वाले में क्या है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ही, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। इंडक्टर में क्या होगा, हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम वोल्टेज को रेफरेंस पे लेंगे। अगर आप ये ध्यान रख लेंगे कि हम करंट को रेफरेंस में लेंगे तो आप फिर दोनों में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी कि हम करंट को रखे थे कि वोल्टेज को रखे थे, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए बस, कि हम वोल्टेज को रेफरेंस पे रखेंगे, इंडक्टर में करंट लैग होगी और कैपेसिटर में करंट लीड होगी, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन आएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, अभी आपको मैंने जस्ट पीछे बताया कि अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस में ले ले तो करंट हमारी लैग होगी, ठीक है। द करंट इज इन दी फेज विथ वोल्टेज, ठीक है। द करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, द करंट कैन लीड और लैग बाय 90 डिग्री। ये नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ये बता दिया, लेकिन अगर इसी में देखिए पेपर में क्या होगा, पेपर में उसने बोला कि हमने करंट को लिया है रेफरेंस पे, इस समय वोल्टेज क्या होगा हमारा, तो वोल्टेज होगा हमारा लीडिंग 90 डिग्री से, ठीक है। आपको वहां पे ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि बोला क्या है, कि ऐसे बोलेगा जैसे, यहाँ देखिए, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, मतलब क्वेश्चन वो आपको समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे आप, कि करंट को उसने रेफरेंस पे ले लिया है तो वोल्टेज क्या होगा, लीड होगा कि लैग होगा। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक चीज, कि हमने वोल्टेज को लिया है रेफरेंस पे, ठीक है। वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो करंट लीड लैग होगी किसमें? इंडक्टर में, एल, ठीक है। इसी में अगर कह दिया कि हम करंट को ले लिए एक्स एक्सिस पे रेफरेंस, तो क्या होगा, ये लीड होगा वोल्टेज। फिर भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये वोल्टेज है हमारा, तब भी इससे करंट हमारी लैग ही हुई है ना। तो आपको याद रखना है कि उसने रेफरेंस पे क्या रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किट containing R, L and C, power loss can take place in
पावर लॉस जो भी होता है हमारे पास आरएलसी सर्किट है, जो भी पावर होगा लॉस होगा वो होगा केवल सी आर में, ठीक है, रजिस्टर में। सी कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। ऑल ऑफ दी अबव नहीं मानना है, क्योंकि आप ये समझ लेते हैं कि एल आर और सी जो है तीनों में पावर लॉस होगा, क्यों, कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है, केवल रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है, बाकी ये दोनों एक दूसरे से अपने पावर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात और, आइडियली ऐसा होता है केवल आर में पावर लॉस होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग सर्किट बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि तीनों में पावर लॉस होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सबसे ज्यादा रजिस्टर में होती है और उससे कम कैपेसिटर और इंडक्टर में, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका, केवल आर में पावर लॉस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन एनी एसी सर्किट, इन एनी एसी सर्किट अपरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या होता है। देखिए ये है हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे होती है आपकी अपरेंट पावर, यहाँ पे होती है आपकी रिएक्टिव पावर, यहाँ पे होती है आपकी ट्रू पावर या रियल पावर, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, इन एनी एसी सर्किट ऑलवेज अपरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, ठीक है, या रिएक्टिव पावर इज मोर देन अपरेंट पावर, या एक्चुअल पावर इज मोर देन द रिएक्टिव पावर। नहीं, रिएक्टिव पावर इज मोर देन द एक्चुअल पावर नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। देखिए किसी भी सर्किट में तीन कंपोनेंट होंगे, आर एल या सी, या दो भी हो सकते हैं, आर एल आर सी, ऐसा। उसमें क्या होता है, इसके और इसके द्वारा जो पावर या पावर कंज्यूम होती है वो होता है क्या, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो इसके द्वारा जो होती है वो क्या होती है, ट्रू पावर या रियल पावर, ठीक है। दोनों नाम अलग अलग है, ट्रू पावर या रियल पावर, बट है सेम ही। तो इसलिए कह रहा है कि जो हमारी ट्रू पावर होती है वो हमेशा, ट्रू पावर हमेशा कम होती है किससे, एपरेंट पावर से। एपरेंट पावर का मतलब क्या होगा, ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर इक्वल टू एपरेंट पावर का स्क्वायर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फॉर एन एस सी आर डीवी डी टी प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, देखिए आर एल इन सीरीज विद दी एस सी आर, ये ठीक है। देखिए हमारे पास दो मेथड है क्या, ट्रांजिएंट को अचीव करने के लिए। देखिए ये है डी आई अपॉन डी टी, और अगर इसी के अक्रॉस हमने एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा दिया तो ये है डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। बाई डिफॉल्ट हम डीवी अपॉन डी टी ही लेते हैं, डी आई बाई डी टी या इंडक्टर का हम यूज तब करते हैं सर्किट को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा तो। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो बाई डिफॉल्ट आपको डीवी बाई डी टी या पैरेलल साथ ही लेना होगा कैपेसिटर के, ठीक है। इसमें पूछा क्या है आपका, फॉर एन एस सी आर डीवी डी टी प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू दी यूज ऑफ आर एल इन सीरीज विथ एस सी आर। नहीं, आर एल नहीं है, केवल एल है। आर सी अक्रॉस एस सी आर, यस, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। एल इन सीरीज विथ एस सी आर, आर सी इन सीरीज विथ एस सी आर नहीं, तो यहाँ पे देखिए डीवी डी टी प्रोटेक्शन कहा है, इसीलिए आपको एल इन सीरीज विथ एस सी आर नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आर सी इन सीरीज विथ एस सी आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। अच्छा, इस टोटल सर्किट को ये आर सी और आर एल, ये आर सी और एल को मिला के कहते हैं इस नंबर सर्किट। इसमें भी दो होता है, ये होती है आपकी करंट इस नंबर सर्किट और ये होती है आपकी वोल्टेज इस नंबर सर्किट। क्यों, क्योंकि देखिए इसने डीवी अपॉन डी टी, हाईली जो चेंज होता है वोल्टेज में या वोल्टेज में ट्रांजिएंट होता है उसको रोकता है कैपेसिटर। क्यों, कैपेसिटर क्यों रोकता है, क्यों, कैपेसिटर अपने अक्रॉस अचानक चेंज होने वाले वोल्टेज को रोकता है, या रैंडमली जो वोल्टेज चेंज होता है या रैपिडली जो चेंज होता है उसे रोकता है, वो स्लोली चेंज कराता है अपने अक्रॉस वोल्टेज। आप देखे होंगे उसका ग्राफ यूं होता है ना, ठीक है। कैपेसिटर हमारा कैसे चार्ज होता है, कैपेसिटर का चार्जिंग ग्राफ कुछ यूं होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि यही है कि सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो रेंडमली ना चेंज होकर स्लोली चेंज होता है। इसी तरह एल क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, इसीलिए इसके अक्रॉस जो करंट ट्रांजिएंट होगा वो अचानक ना चेंज होकर धीरे धीरे चेंज होगा, इसीलिए ये करंट ट्रांजिएंट को रोकता है, डी आई अपॉन डी टी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर सर्किट इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट फॉर ट्रिगरिंग डीवी अपॉन डी टी, डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन, फेज शिफ्ट। तो देखिए डीवी बाई डी टी मैंने आपसे अभी जस्ट बोला था थोड़ी देर पहले कि बाई डिफॉल्ट हम डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरसी इस नंबर इज यूज्ड इन पैरेलल विद द थायरिस्टर टू रिड्यूस डीवी अपॉन डी टी अक्रॉस इट, रिड्यूस डी आई बाई डी टी अक्रॉस इट, लिमिट करंट थ्रू द थायरिस्टर, इंश्योर इट्स कंडक्शन आफ्टर गेट सिग्नल इज रिमूव। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इस नंबर सर्किट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट थायरिस्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए तो डी आई बाई डी टी जो होता है वो भी हाई होता है, और डी वी बाई डी टी जो होता है वो भी हाई, दोनों से बचाने के लिए होता है। तो देखिए हाई डी वी बाई डी टी, हाई डी आई बाई डी टी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर आरसीटी, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर नॉर्मली रिप्लेसेस, किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अ पेयर ऑफ एंटी पैरेलल थायरिस्टर इन अ सर्किट, ठीक है ये नहीं होगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए थायरिस्टर एंड एन एंटी पैरेलल डायोड इन अ सर्किट, ठीक है। ठीक है आगे और पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। अ थायरिस्टर इन अ सिचुएशन वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी एट ऑल, इससे कोई मतलब नहीं है। कन्वेंशियल कन्वर्जन गेट थायरिस्टर हैविंग लार्ज टर्न ऑफ टाइम, इससे क्या मतलब है भाई? ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए थायरिस्टर एंड एन एंटी पैरेलल डायोड इन अ सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कैन ऑकर इन एन एम्पलीफायर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो किससे शिफ्ट होता है? इनपुट सप्लाई वोल्टेज से। इनपुट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से नहीं होता है, नॉइज एट द इनपुट से नहीं होता है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस इससे नहीं होता है, तो होता किससे है? पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन से होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। देखिए लार्ज करंट गेन, ठीक है, होता है। आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट बाय 90 डिग्री, ये नहीं होता है। आउटपुट वोल्टेज फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री, ये होता है। लार्ज पावर गेन, ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर, देखिए तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है, बी। देखिए कि और बता दें आपको, जैसे हमारा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, उसके इनपुट में हमने सिग्नल दिया, तो आउटपुट में जो फेज शिफ्ट आता है वो पावर एंड वोल्टेज में आता है, कभी भी करंट में नहीं आता है। जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है वो वोल्टेज एंड पावर में होता है। वो ये पेपर पूछ चुका है एक बार एनपीसीआईएल में कि किसमें होता है ये जो फेज शिफ्ट होता है, तो सिर्फ पावर और वोल्टेज में होता है, करंट में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इन अ कॉमन इमीटर बीजेटी, एक कॉमन इमीटर बीजेटी है हमारा कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, द मैक्सिमम यूजेबल सप्लाई वोल्टेज इज लिमिटेड बाय। देखिए तो ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ वी सी बी ओ, ये क्या है? ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ वी सी बी ओ, ठीक है। कलेक्टर टू बेस विथ ओपन इमीटर, ठीक है, ये समझ में आया आपको? देखिए ये कह रहा है ये है आपका इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। तो बेस टू कलेक्टर क्या होगा आपका? अगर ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो क्या होगा कि आपको ये पी वाले को क्या देना है? आपको एन देना है, एन वाले को पी देना है। इस समय क्या होगा? इस वाली सप्लाई को हम ओपन रखते हैं, ठीक है, ये हमने कनेक्ट नहीं किया यहाँ पे। इस समय जब बेस इमीटर टू बेस हमारा ओपन रहेगा उस समय क्या है? वी सी बी इसी पे डिपेंड करता है। वी यहाँ पे बोल रहा है ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ वी सी बी ओ, मतलब कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस वोल्टेज विथ ओपन इमीटर, इससे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कलेक्टर टू बेस ब्रेकडाउन वोल्टेज विथ मीटर ओपन, कलेक्टर इमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज विथ बेस ओपन, इसका ऑप्शन क्या है सही? सी। देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज, कलेक्टर बेस ब्रेकडाउन वोल्टेज दोनों सेम ही तो है, विथ मीटर ओपन, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी मान लीजिए या बी मान लीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों एक चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कलेक्टर इमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर, गलत लिख दिया यहाँ पे, कलेक्टर बीटा वी सी बी ओ इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कलेक्टर और बेस के ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकंड यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर ये 18 में क्या है? यहाँ पे ये बोला जरूर है कलेक्टर टू इमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन ये डिपेंड करेगा सीबीओ पे। क्यों? क्योंकि आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना, तो कलेक्टर टू बेस ये हमारा बेस क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा और उससे हमारा ट्रांजिस्टर परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, इसीलिए ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ इमीटर ना होकर बेस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी या सी आप जो भी समझ लें दोनों सही है। बट इसका सही रीजन क्या है? बेस ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कलेक्टर टू बेस विथ ओपन इमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बीजेटी, ठीक है, बीजेटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है? एवलांचे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट्स व्हेन द रिवर्स बायस, ठीक है,
कलेक्टर बेस वोल्टेज इक्वल द एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं। द अर्ली इफेक्ट स्टार्ट एज सून एज पंच थ्रू ऑकर इन ट्रांजिस्टर नहीं। देखिए अभी जस्ट आपको जो पीछे बताया मैंने कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो उस समय क्या होता है कि हमारी, देखिए रिवर्स बायस हम बढ़ाएंगे तो एक क्या होता है कि रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से हमारा क्या होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता जाता है। उस समय क्या होती है कि हमारी जो लेयर की थिकनेस होती है वो भी बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब लेयर की थिकनेस हमारी टूट जाती है और हमारा इस जब लेयर की थिकनेस टूटती है तो उसे हमें कहते हैं क्या, पंच थ्रू। उस समय क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है और इस इफेक्ट को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, द अर्ली इफेक्ट स्टार्ट एज सून एज पंच थ्रू आकर नहीं। स्टार्टिंग से ही जैसे जैसे हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं उस इफेक्ट को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। एक समय ऐसा आता है कि हमारी पूरी ब्रेकडाउन हो जाता है, कौन सा, कलेक्टर टू बेस जंक्शन। इस कंडीशन को कहते हैं पंच थ्रू। ठीक है, नहीं तो ये अभी ऑप्शन नहीं सही है। द स्मॉल सिग्नल करेंट गेन HFE, लार्ज सिग्नल करेंट गेन HFE एंड इतना, इससे कोई मतलब नहीं है। इन द कॉमन इमीटर मोड ट्रांजिस्टर कैन बी कट ऑफ बाय रिड्यूसिंग IB टू जीरो। ठीक है, ये सही है। देखिए हमारा ट्रांजिस्टर अगर कॉमन इमीटर मोड में यूज किया गया है तो इसमें जो करंट फ्लो होने वाली होगी वो IB, अगर इसको हम रिड्यूस करके जीरो कर दें तो उस समय क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर कहाँ चला जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज मोस्ट प्रीफर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट बोथ है मिड बैंड, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मिड बैंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, हाइब्रिड पाई पैरामीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में आता है। ये क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा आपको क्योंकि सॉल्व करके दिखाने में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, मिड बैंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, तो हाइब्रिड पाइप पैरामीटर यूज करते हैं। एच पैरामीटर मत मार दीजिएगा क्योंकि मोस्टली बच्चे एच पैरामीटर ही मारते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, डी हाइब्रिड पैरामीटर। वहां पे डी नहीं होगा, केवल हाइब्रिड पैरामीटर होगा, उसको देख के आपको लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO के लिए भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट shows in the given figure the slope of an AC load line is। देखिए एसी लोड लाइन जो भी होता है वो डिपेंड करता है आरसी और हमारा लोड पे। ये आरसी और आरएल जो होता है वो हमारा आरसी और आरएल दोनों होते हैं पैरेलल में। ठीक है, और यही होता है हमारा लोड लाइन, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। आरसी और आरएल होते हैं पैरेलल में, यही हमारा होता है आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। तो 1-1/RL क्या होता है, स्लोप होता है हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। -1/RL क्या होगा, आरसी और आर पैरेलल में होंगे, तो -1/RC माइनस ये +1/RL। क्यों, क्योंकि दो रजिस्टर अगर हमारे पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, ये RC ये है RL, तो इसका इक्विवेलेंट आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, 1/RC प्लस 1/RL। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे हमारा इक्वेशन में आता है, वहां पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा माइनस क्यों। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, -1/RC प्लस 1/RL। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं क्या आपको बताया ना कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो केवल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए होगा और उसमें आपको प्रेशर के लिए, प्रेशर में आपको पूरा बता दूंगा कि आपका प्रेशर से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन मैं आपको मोस्टली उसमें जो पढ़ाना है या जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे कि किसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज या कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, किस प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसकी रेंज क्या है, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।